Hello everyone, a very warm welcome to Colonel Roy Defense Academy. I am Shaw Mishra here in front of you to deliver a lecture that is based on statistics. In this video, we are going to discuss the PYQs of statistics. As you all are aware that on 13th of April, your NDA first 2025 paper is going to held, right? तो अगर उस सेंस में मैं बात करूं कि 13 अप्रैल को आपका पेपर है और 13th of अप्रैल को जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले अभी 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जा सकता है, किन किन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं इन लास्ट 10 डेज। इसका छोटा सा आंसर है, एक लाइन में अगर आंसर दूं तो इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडल पेपर्स PYQ सॉल्व करने की ज़रूरत है। पूरा 2.5 घंटे का समय रखिए अपने पास और 120 क्वेश्चन कम से कम एक दिन में एक पेपर सॉल्व करने का प्रयास करिए, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, राइट। और अगर किसी चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए 2-4 चैप्टर छूट गए हैं, तो कोशिश करिए उनके PYQs पढ़िए और उन्हीं से समझने का प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट और NCERTs में जाने का समय अब नहीं बचा है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, और मेरा मानना है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर हैं जो मिला के, दोनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करता हूं तो स्टैटिस्टिक्स के पेपर में स्टैटिस्टिक्स टॉपिक से आपको कम से कम 6 to 8 क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर मिलते हैं, और प्रोबेबिलिटी से आपको 10 to 12 क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर में। और एक खास पैटर्न अभी तक ऑब्जर्व किया गया है पेपर्स में कि ये सारे सवाल एक साथ रहते हैं। मान लीजिए अगर आपको सेट ए मिला, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको सेट ए मिलता है तो 101 से लेकर के अप टू 101 to 120 क्वेश्चन नंबर्स, ये मैं क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूँ कि 101 से 120 तक ये एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है यूपीएससी के पेपर में कि इसी पैटर्न में आता है। अगर सेट ए की बात करूं तो सबसे लास्ट में दिया होता है, लास्ट 20 क्वेश्चंस वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के ही रहते हैं, ठीक। और उसमें भी सीक्वेंस एकदम डिफाइंड होता है, लगभग पहले से स्टैटिस्टिक्स पूछता है और फिर प्रोबेबिलिटी पूछता है। तो अगर उस हिसाब से बात करूं तो सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही नहीं, आप अगर मार्क्स कैलकुलेट करें तो 50 मार्क्स सीधा सीधा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आता है। बट ये जो आपका 50 मार्क्स है, ये इतना आसान होता तो बच्चे यही करके चले जाते, 50 नंबर पा जाते और कहीं से 30-40 का और जुगाड़ कर लेते, हो जाता उनका पेपर। ये इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की, तो इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। जैसे अगर आपको मैं एक ओवरऑल व्यू दूं तो सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड, इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज़ जो आपको पढ़नी है फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में भी 2 प्रकार है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक क्लास इंटरवल टाइप का डेटा, ठीक है। तो तीनों के लिए ही आपको मीन, मीडियन, मोड आना चाहिए। मैं वो बताने वाला नहीं हूँ इस क्लास में, जहाँ क्वेश्चन में आएगा मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये देख लेना, बट अभी नहीं बताने चाहता क्योंकि इस क्लास को फिर मुझे बहुत लंबा खींचना पड़ जाएगा, है ना। तो दिस इज मीन, मीडियन एंड मोड। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें हैं, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यही लिख देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, या इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। COV हम लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, CV भी लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, राइट। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करूं, सिग्मा बाई x बार इंटू 100, सीधे से हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। अगर इसके बाद मैं बात करूं अगर, तो 2 चीजें हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ये दो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं स्टैटिस्टिक्स में। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोट करेंगे हम इसको आर से, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इसकी हम बात करते हैं। दो होते हैं, वाई का एक्स पे, एक्स का वाई पे, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है आपके चैप्टर का कि भैया ये चीजें हमको पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, जो बच्चे रिवाइज करने बैठे, सबसे पहले कोरिलेशन और रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इसकी प्रॉपर्टीज क्लियर करो, इस पे पीवाईक्यूज लगाओ, क्योंकि इससे दो सवाल तो पक्का आता ही आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको सिंपली मीन मीडियन मोड, ये अगर आता है तो आपके दो सवाल पक्का आएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अधिकतर सवाल आता है, एक्सआई दिया रहता है, एफआई दिया रहता है। फिर पूछ लेगा भैया आप इसका चलो निकाल दो, मीन निकाल दो, चलो एक्सआई एफआई निकाल दो, समेशन ऑफ एक्सआई एफआई निकाल दो। इस तरीके से सवाल बनते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इससे स्टेटमेंट वाइज सवाल ज्यादा बनेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन से एक सवाल जो सिंपल फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, मैं यहां लिख देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यही क्या है आपका, यही तो एक्स बार होता है, तो इसको मैं एक्स बार का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे कई बार सवाल पूछा गया है। इस पर फ्रीक्वेंसी वाला नहीं याद रखना है, क्योंकि वो थोड़ा और लेंदी हो जाता है, जो कि हमारे एग्जाम के सिनेरियो से बहुत बाहर हो जाता है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, खास करके यही वाला खास करके बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई रिपीटेटिव ईयर्स में सवाल आए हैं। होप करो कि इस साल भी इसी से सवाल आ जाए। और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोरिलेशन, इनके बीच का रिलेशन भी एक मैं बता देता हूं। आर है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और बी वाई एक्स बी एक्स वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो मैं यहां लिखता हूं आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स। ये याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन है, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। इसका ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो आर आएगा। आर इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बी एक्स वाई बी वाई एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बी एक्स वाई जो बी वाई एक्स का साइन होगा, जैसे अगर दोनों निगेटिव हैं तो आर भी निगेटिव होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आर भी पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव आ गया एक निगेटिव, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, राइट। अगर दोनों निगेटिव है तो आर का भी साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कम से कम 4 से 5 सवाल सिर्फ इसी फॉर्मूले पे पूछा गया है, ठीक। होप करता हूं आपको ये सब अभी तक समझ में आ रहा होगा और आपके रिवीजन चल रहे होंगे, आपने ये सब पहले पढ़ रखा होगा। अब हम सीधे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं जरा फर्स्ट पीवाईक्यू पे। विजिबल होगा होपफुली, उम्मीद करके चल रहा हूं कि ये सब विजिबल होगा आपको, और अगर ये विजिबल है तो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आर दिस एंड दिस। देखो पहला ही क्वेश्चन जो मैंने लिया, इसीलिए मैंने इस प्रकार से बनाया है इसको कि आपका रिवीजन चलता जाए, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दिया है, इसका मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया है। आप कुछ भी किसी को मान लो, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक है 0.2 और दूसरा है 1.8, राइट, यही है। अब आप देख रहे होंगे दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। आर क्या होगा हमारा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.8, यही आने वाला है। तो आर की वैल्यू अगर मैं निकालूं, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.36 आई थिंक, 18 टू 36 वही होता है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप खुद से बताओ, 0.6 आएगा। करेक्ट आंसर 0.6, आप मार्क कर दो इसको, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे अप्लाई होंगे, ये हम सीखेंगे इस लेक्चर में, राइट। चलिए थोड़ा और बात करूंगा अगर मैं,
होपफुली क्वेश्चन विजिबल होगा अब आपको। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 20, क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 20 हैं, और समेशन xi इज 1000, समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84,000, राइट। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से देखो, ये इस तरीके का सवाल पता नहीं क्यों यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, मुझे नहीं पता लॉजिक क्या है, बट इसमें एक ही फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया, सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर, यही तो बताया था आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दें, सिग्मा स्क्वायर इज योर वेरिएंस, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस ऑफ एक्स बार को मैं यही तो लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला भी लिखा था हमने पहले भी, ठीक। अच्छा यहां से देखिए समेशन एक्स आई स्क्वायर गिवन है, समेशन एक्स आई गिवन है कि नहीं है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज ऑल्सो 20, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो अगर मैं यहां पुट करूं सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर 84,000 अपॉन 20, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 20 है, माइनस यहां पुट करता हूं 1000 अपॉन 20 होल स्क्वायर, जैसे फॉर्मूले में लिखा था वैसे ही मैंने पुट कर दिया। यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे और इसको कैंसिल आउट करोगे, दैट इज 4200, राइट, माइनस इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आई थिंक दिस विल बी 50 होल स्क्वायर, सो 4200 माइनस ऑफ 2500, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, बताओ जल्दी से, 1700 मिल जाएगा, बोलो। सो 1700 इज योर राइट आंसर, जो कि आपका वेरिएंस है। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, डरना नहीं है, जहां एक्स आई स्क्वायर और एक्स आई दिया है वहां यही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हो गई बात। चल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट इसको हम ट्रिक भी देखेंगे, बट पहले ट्राई करते हैं कि ऐसे ही सॉल्व हो जाए, राइट। इस तरीके का सवाल है, यहाँ एक्स आई गिवन हुए हैं और उसके नीचे एफ आईज दिए गए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई इंटू एफ आई। अब देखना जरा, इसको मैं पहले ट्रिक से बता देता हूँ, फिर आपको कहानी समझाता हूँ। पहले तो चार्ट ऐसे ही बना लेना है आपको कि भैया ये मेरा इधर क्या होगा, एक्स आई होगा, इधर मेरा क्या होगा एक्स आई, ये एक्स आई के लिए मैंने बना लिया, और यहाँ पे मेरा एफ आई होगा, और यहाँ पे फिर एक्स आई एफ आई निकालेंगे। ऐसे ही तो टेबल बनती है, बोलो, ऐसे ही टेबल बनती है। चलो यहाँ पे एक्स आई, यहाँ पे एफ आई, और यहाँ पे एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई एफ आई बना गया। एक्स आई मेरा क्या क्या दिया है, 1 2 3 सोन कहाँ तक, एन तक लिख लेंगे। एफ आई जो दिया है 1 2 टू द पावर -1 2 टू द पावर -2 और लास्ट में 2 टू द पावर -n-1, यहीं तक दिया है। बोलो ये 2 टू द पावर -n ये क्या है, 1/2 है, ये है 1/2 स्क्वायर, सो ऑन ये है 1/2 टू द पावर n-1, यही तो है, कुछ और है। एक्स आई एफ आई क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1/2, देखना वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 3 इंटू 1/2 स्क्वायर, सो ऑन लास्ट वाला क्या होगा, n इंटू 1/2 टू द पावर n-1, बोलो यही होगा। अब अगर आपको यही तो है एक्स आई एफ आई, यही तो है, इन्हीं सबको जोड़ना है। अगर इन सबको जोड़ोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 प्लस 2/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 4/2 क्यूब, सो ऑन लास्ट जाएगा n/2 टू द पावर n-1। ये मेरा सम है s, इसी का सम निकालना है, ठीक। अब मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं आपको। अगर इस तरीके का सवाल आता है, एक तरीका तो ये है, इसको, ये एजीपी है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, दिस इज एन अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। ये बनी है एक जीपी और एक एपी के टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से। इतनी बात समझ में आ रही है, एजीपी, दिस इज formed by multiplying the corresponding terms of one AP and one GP।
एपी क्या है 1 2 3 4, जो न्यूमरेटर में लिखा है दैट इज एन एपी। अगर मैं इसको 2 टू द पावर 0 लिख दूं तो 1/2 टू द पावर 0, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, ये क्या है, एक जीपी है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अगर ये आपको सॉल्व करना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता मेरी बात बताओ। ये मेरा एस एन है, एन टर्म्स का सम है, बोलो। अगर मैं एस एन में एन इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, पुट एन इक्वल टू 1, तो मेरे पास सम क्या बचेगा जरा बताओ। ये मेरा समेसन ही तो लिखा है कुल कुल मिला के। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट जोड़ूं तो सम क्या 1 आएगा, बोलो। दैट इज S1 दैट इज इक्वल्स टू 1, मतलब एक ही टर्म का सम निकाल रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट टर्म, वो तो 1 आएगा। अब ऑप्शंस आप चेक करिए, पहले ऑप्शंस चेक करिए। हर ऑप्शन में आप n इक्वल टू 1 पुट करके देखिए। यहां n इक्वल टू 1 पुट किया मैंने तो आया 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2 टू द पावर 1 माइनस 1, यही आएगा फर्स्ट वाले में। तो ये आएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 प्लस 2 5, 5/1। यहाँ 5 आ गया, नहीं आया। मेरा तो 1 आना चाहिए, क्योंकि एक टर्म को जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए। पहले ऑप्शन में नहीं आया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2। अगर आपको विजिबल है क्लियरली, नहीं विजिबल है तो मैं और बढ़ा सकता हूँ इसकी लेंथ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, ये देखिए, हर ऑप्शन को हम विजुअलाइज करेंगे। ये मेरा पहला ऑप्शन था, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। तो पहले ऑप्शन को मैंने चेक किया, तो आंसर मुझे मिला 5, जो कि गड़बड़ हो गया। दूसरे ऑप्शन को जैसे ही मैं चेक करता हूं तो 2 टू द पावर 1 प्लस 1 2, 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 माइनस 2 दैट इज 1, यहां मिला 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 माइनस 1 0, 1 यहां भी मिल गया 1/1। ये एक ऑप्शन हो सकता है 1, क्योंकि इसमें आंसर आ रहा है। जरा देखो इसमें तो नहीं आ सकता, सब प्लस है, इसमें भी नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे 1/2 आएगा, तो B इज योर करेक्ट आंसर। आपको करना क्या था, यहाँ पे n पूरा नहीं जोड़ना था। n इक्वल टू 1 के लिए आप चेक कर लेते, आपको ऑप्शन इलिमिनेशन से आंसर मिल जाता। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको ऑप्शन इलिमिनेशन से करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको पूरा रूल बताता हूं, देख लीजिए। अगर आपको किसी को लगता है सर शॉर्टकट बता रहे हैं तो मैं बता देता हूं, देखो। n/2 टू द पावर n माइनस 1, यही था। इस s को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2s, देखना क्या बचेगा, 1 हो जाएगा 1/2, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं 1/2। ये बचेगा प्लस 2/2 स्क्वायर, प्लस अगला आएगा 3/2 क्यूब, सो ऑन लास्ट वाला जो आएगा, लास्ट यहाँ पे जो बचेगा दैट इज n/2 टू द पावर n, बोलो। उससे पहले बचेगा n-1/2 टू द पावर n-1, यही तो बचेगा, बोलो हाँ या ना। अगर यही बचेगा तो इन दोनों को नाउ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, s माइनस 1/2s, यहाँ फिर से बचेगा 1/2s। हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट। तो s में से 1/2s माइनस करोगे, यही बचेगा, बोलो ठीक। दिस इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ लिखे रहें, तो इसमें से माइनस करोगे तो प्लस ये 1/2 बचेगा, प्लस 1/2 स्क्वायर बचेगा, प्लस 1/2 क्यूब बचेगा। आप सॉल्व करते जाओगे, यहाँ से 1/2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n/2 टू द पावर n, यही बचेगा, क्योंकि हर टर्म यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ये क्लियर है आपका, देखना जरा यहाँ से, तो s/2, अब ये क्या है, क्या ये एक AP है, सॉरी GP है, ये एक GP है 1/2 टू द पावर 0 n टर्म्स की। इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, Sn इज इक्वल्स टू A 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R, जहां पे A क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, और R क्या है, ये है आपका कॉमन रेशियो, CR कॉमन रेशियो, राइट। R लेस देन 1 है तब, ठीक। तो यहां से फॉर्मूला लगाओगे तो A इज योर 1 माइनस 2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, इतने का सम आया है, याद रखिएगा। ये अभी भी बचा है, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस n/2 टू द पावर n। अब यहां से सॉल्व करोगे तो s/2 इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n
इंटू 2/1, इसको ऊपर लेके जाओगे 2/1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस n/2 इसको जैसे ही आपको सॉल्व करोगे ना, आपको मिलेगा ये 2n+1 माइनस n माइनस 2/2n, बस यही मिलेगा। s/2 की वैल्यू ये है, ठीक। तो s की वैल्यू क्या होगी, यहां से आप ये कह सकते हो s/2 इज इक्वल्स टू 2n+1 माइनस n माइनस 2/2n। तो s कितना हो जाएगा, 2n+1 माइनस n माइनस 2/2n-1, ये और आपका रिक्वायर्ड s आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को या तो सॉल्व कर लो या तो ये मेथड आपको पता हो। हमने क्या किया, s में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस किया, देन AP बन गई, सॉरी GP बन गई, और GP का फिर SN निकाल लिया, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP निकाल लिया, फिर हमने आगे सॉल्व किया। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली पुट करके भी निकाल सकते हैं। चलो, सेम क्वेश्चन उसी में का है, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूं। वंस अगेन देखना जरा, ठीक, ये आपका है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें समेशन xi/fi पूछा था, इसमें मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन x बार होता है समेशन xi/fi अपॉन समेशन fi, राइट। और xi/fi का सम अभी हमने निकालना है 2n+1 माइनस n माइनस 2/2n-1 अपॉन समेशन fi। समेशन fi आप निकाल लीजिए, समेशन fi ये तो एक GP है, आप क्लियरली निकाल सकते हैं समेशन fi, और आप निकालोगे तो शायद आपका C ऑप्शन आ जाएगा, खुद से ट्राई करिएगा, यस C ऑप्शन आपका आ जाएगा, दैट इज दिस आंसर, राइट। समेशन fi निकालना है। एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि fi जो है समेशन fi, दिस इज 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर सो ऑन 1/2 ये भी एक GP है। यहां भी आप फॉर्मूला लगाओगे, Sn इज इक्वल्स टू a1 - r⁴ r, राइट। दिस इज 1 into 1 - 1/2 होल अपॉन 1 - 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, दैट इज 2n - 1 अपॉन 2n इंटू 2, ऐसे ही आएगा ये भी। तो ये आ जाएगा 2n - 1 अपॉन 2n-1। यहाँ पे आप पुट कर दो, आपको यही C वाला ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आपको समझ में आई। चलो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं जरा, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। इफ द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज 30, variance of x is 25, variance of y is 144, what is the correlation coefficient। अब देखो यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है जो आपको अगर याद होगा, r इज इक्वल्स टू COVXY अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। अगर ये आपको पता है तो आप कर लोगे। COV इज कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, जो कि दिया है 30, वेरिएंस ऑफ x दैट इज सिग्मा स्क्वायर दिया, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर x इक्वल्स टू 25 और सिग्मा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 144, ये दिया है। तो आप खुद बताइए व्हाट इज सिग्मा x इज इक्वल्स टू 5, सिमिलरली सिग्मा y इज इक्वल्स टू 12। अब आपको सिर्फ उठा के रख देना था r इक्वल्स टू 30/5 इंटू 12, दैट इज 30/60 1/2, that is equals to 0.5. Clear to everyone? Is this sum clear to everyone? Yes or no? Right. So these questions are not that tough. Only thing that you can face as a hurdle or you can face difficulty is in remembering the formulas. Right. So formulas are very important. R is coefficient of correlation. COV is coefficient of variance, covariance, not coefficient of variance, it is covariance, right? COV is covariance, COV of xy upon sigma x sigma y, right? Only part जो इस क्वेश्चन में आपको लग सकता है that is
हियर वेरिएंस इज गिवन, हमको क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एक्स इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या दिया था, वेरिएंस दिया था, तो हमने पहले वेरिएंस को कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन में, फिर हम इसको निकाल रहे हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? चल थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ये बहुत आसान सा सवाल है, मैं आपको डायरेक्टली रिलेशन बता देता हूं। चलिए अब जो रिलेशन बता रहा हूं ये इसी डेटा के लिए है। इफ द डेटा आर मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल डेटा वो होता है जहां मीन मीडियन मोड सब इक्वल हैं, वो अलग बात हो गई। ये एक मॉडरेटली नॉन सिमेट्रिकल डेटा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपेरिकल रिलेशन इज करेक्ट। तो मैं आपको बता देता हूं इंपेरिकल रिलेशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 5/4 मीन डेविएशन। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 5/4 मीन डेविएशन। दिस इज योर मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक। और ये है आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप बताइए खुद से। 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 5 टाइम्स मीन डेविएशन। अब आप मुझसे आप मुझसे पूछो या आप खुद से भी पूछो कि बड़ा कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की मीन डेविएशन, खुद से सोचो। अब हो सकता है इस बार यही पूछ ले कि बताओ भैया फॉर अ नॉन सिमेट्रिकल डेटा रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। अब उसमें क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा ऑप्शन बना दे कि भैया मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अब आप बताओ, पता है आपको, निकालो, फाइंड करो। समझ में आई बात? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक और सवाल देखते हैं जरा। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपको दिख रहा है ये सवाल तो। क्या गिवन है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस, देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है बेटा कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का साइन होगा दोनों निगेटिव है ना, तो वही कोरिलेशन के कोफिशिएंट का भी साइन होगा, मतलब आर भी किस में आने वाला है, निगेटिव में ही आने वाला है। ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आप ये फॉर्मूला लगाओगे r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स वाई। अब आप कहोगे सर बी वाई एक्स निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से है, इसीलिए बार बार पूछते हैं। यहाँ पे मैं बार बार लिखवा रहा हूँ कि जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो साइन होगा दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे, आर भी वही होगा। तो अगर आप सिर्फ इसी से देखो तो आपके दो ऑप्शंस तो वैसे ही गड़बड़ हो गए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। ये इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो जो हमारा r आएगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो भी निगेटिव ही आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव में दिया है, तो ये दोनों तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई, सिर्फ निगेटिव ऑप्शन आ सकते थे, दैट इज -0.48 और -0.50। अब आप जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, r को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 0.36, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको अप्रॉक्सीमेटली अंडर रूट लेने पे 0.48 मिलेगा। ये आपको खुद से ट्राई करना है, कैलकुलेशन पार्ट है, खुद से करना है। अब आपको अंडर रूट निकालना आता होगा, मैं एज्यूम करके चलूँ ऐसा, आप 12th पास हैं या आप 12th में हैं तो अंडर रूट निकालना आता है, ऐसा मैं एज्यूम करके चल सकता हूँ, पक्का ना, पानी मत फेरना मेरी उम्मीदों पे, समझ में आई बात? हाँ होशियार हो तुम लोग बहुत। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी -0.48। क्लियर हो गई बात? चलो अब देखते हैं जरा, ये भी पहले पूछता था, अभी इस टाइम तो नहीं पूछ रहा है, बट फिर भी रिलेटिवली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको निकालना होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 20। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है, 20 पाया गया। लेटर इट वॉज फाउंड दैट द 4 observations were incorrect which were recorded 21, 21, 18 and 20. What is the mean if incorrect observations are omitted? मतलब अगर हमारे 100 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें से 4 ऑब्जर्वेशन गलत लिख दिए गए थे, फिर उनको सही किया गया, तो अब नया मीन क्या होगा वो बताना है भैया, आपको नया मीन बनाना है। व्हाट इज द मीन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ओमिटेड, मतलब उनको हटा दिया जाए,
ओमिटेड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, बस यही पूछा है, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन करना है, तो टोटल मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, पहले मीन लिखो। एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन, बोलो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं ले रहा हूं, सीधे ऐसे। तो यहां से एक्स बार आपको कितना गिवन है, देखो 20 गिवन है, इसको 20 लिख दो। समेशन एक्स आई अपॉन एन कितना गिवन है, 100, बोलो। तो यहां से मुझे मिल जाएगा समेशन एक्स आई इक्वल टू 100 इंटू 20, बोलो क्या 2000 मिल जाएगा। इतना पक्का है, मतलब सारे जो i इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक, ये तो बात क्लियर है। मतलब पूरे 100 ऑब्जर्वेशन जो थे उनका सम कितना आ गया, दैट इज 2000। इतनी बात समझ में रही। इसमें से 4 ऑब्जर्वेशन गलत है ना, उनको माइनस कर दो। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन, 21, 21, 18 और 20, 4 ऑब्जर्वेशन हटा दो इनको, तो बचे 16 ऑब्जर्वेशन, उनका मीन निकाल लो, काम खत्म। दैट्स द क्वेश्चन। कह रहा है ना कि व्हाट इज द मीन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड, राइट। दिस एंड दिस। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है, बस लैंग्वेज का खेल है ये, कुछ और नहीं है। इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये थोड़ा सा जरा देखना इसको, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। इफ द r is the coefficient of correlation between x and y, then what is the correlation coefficient between this and this? तो मैं आपको ये बताया कि r x y, जो r x y है, इसका मतलब x और y दो वेरिएबल है, इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज इक्वल्स टू COV xy अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। ये फॉर्मूला पढ़ाया। और मैंने ये पढ़ाया कि r इज इक्वल्स टू, एक और पढ़ाया, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ bxy इंटू byx। ये दोनों फॉर्मूले पढ़ाए, ठीक। यहां से मैंने ये बताया था कि bxy byx दोनों का साइन जो होगा वही r का साइन होगा। इतने ही समझ में आई। यहां से आप एक r के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए कि r इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऐड कर देते हैं या कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r नहीं चेंज होता, r कभी भी चेंज नहीं होता। तो x y का, अगर x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के बीच में तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो r है, ठीक। आप पूछ रहा है कि 3x प्लस 4 और माइनस 3y प्लस 3 के बीच में क्या होगा। तो देखो x और y के बीच में हमें पता था r बिटवीन x एंड y। अब x में उन्होंने क्या कर दिया, x को 3x प्लस 4 बना दिया और y को क्या कर दिया, माइनस 3y प्लस 3 बना दिया। इसका मतलब x में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ ऐड कर रहे हैं, y में भी कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या इससे कुछ असर पड़ने वाला है, आप खुद सोचो। जब मैंने लिख दिया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, तो ना तो मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ेगा, ना तो ऐड करने से फर्क पड़ेगा। तो क्या अर्थ हुआ कि अब भैया बताओ व्हाट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी r, वापस से वही रहेगा, ठीक है। तो r ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू r ऑफ 3x प्लस 4 कॉमा माइनस 3y प्लस 4, जो भी दिया है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि x और y में कुछ ऐड या मल्टीप्लाई करने से r नहीं चेंज होता। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो एक इस क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिवली इट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस, 3 of 5 observations are this, what are the other 2 observations? अब इसको जरा समझो, इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है। वैसे मैंने तो किया हुआ है, ठीक है, मुझे तो आंसर भी पता है, बट बताऊंगा नहीं, ठीक है। पहले तो सॉल्व करते हैं। कितने ऑब्जर्वेशन है पहले ये देखना, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, तो n इक्वल्स टू 5 है। मीन का जरा फॉर्मूला लिखो, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं। x बार इक्वल्स टू समेशन एक्स आई अपॉन 5, i इक्वल टू 1 से लेके 5 तक ही जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा ये बताओ मीन कितना दिया है, 14 दिया है, 14 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई अपॉन 5। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, समेशन एक्स आई इक्वल्स टू 5, 14 5 70, 14 5 70, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। i इक्वल टू 1 से लेकर के
5 तक है। अच्छा 5 ऑब्जर्वेशन है ना ये xi, इसमें से 3 ऑब्जर्वेशन पहले से ही है, 3 of 5 ऑब्जर्वेशन आर दिस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 11 प्लस 16 प्लस 20, 2 ऑब्जर्वेशन और बचे हैं, मैं उनको मान लेता हूं कि x4 और x5 2 ऑब्जर्वेशन है, इनका सम तो 70 है, ये तो पक्का क्लियर है। इन तीनों को जोड़ो भैया, जोड़ो 20 10 30 10 40 7 47 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल्स टू 70। यहां से मुझे मिल गया x4 प्लस x5 इक्वल्स टू 23। बोलो माइनस करना आता है? एक चीज तो मिल गई कि x4 प्लस x5 की वैल्यू 23 होगी। अब इन सबको सम करने पे 23 आ रहा है, गड़बड़ है। देखो 8 और 15 जोड़ो 23, 9 और 14 23, 10 और 13 23, 11 और 12 23, सब 23 आ रहा है। तो यहां से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है अभी। अब क्या करें? एक चीज और दिया है कि इसका वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, याद रखिएगा वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, राइट, और मीन इज योर एक्स बार। ये आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, मैंने बताया है आपको फॉर्मूला, बताइए जल्दी से बता दीजिए अगर आपको पता है सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का फॉर्मूला। अभी बताया है आपको, बता दीजिए जल्दी से अगर आपको पता है। मैं लिख देता हूं समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अभी बार बार यही फॉर्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूं, और इस फॉर्मूले के बिना आपका पेपर होगा भी नहीं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 13.2 दी है, लिख लो 13.2। दिस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि एन तो 5 है, माइनस एक्स बार आपको दिया है कितना 14 का होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर सकते हो। इसको सब ट्रांसफर करो तो यहां से आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज, देखना जरा, इसको मैं थोड़ा सा इधर ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। चलो अब इधर ट्रांसफर कर दिया, 196, 14 का स्क्वायर 196, इधर ट्रांसफर करोगे तो 196 प्लस 13.2 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 5, यही बचेगा। इधर 5 का भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा कितना 196 209.2 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर। बोलो इतना तो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45 1 46, ठीक है 1046 आ जाएगा। दिस इज समेशन एक्स आई स्क्वायर। बोलो इतनी बात तो क्लियर होगी सबको, पक्का उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा चलो रुक जाओ, इसको थोड़ा छोटा करने दो, है ना, इसको मिटा के यहाँ 70 फिर से लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखना जरा, यहां से समेशन एक्स आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1046, ये पता है। इसमें से 3 वेरिएबल तो मुझे पता है ना, 11 16 एंड 20। 11 का स्क्वायर करो, 11 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर। बोलो दिस इज इक्वल टू 1046, क्योंकि 5 ही ऑब्जर्वेशन। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 269, ये आ गया। इसको सॉल्व करना, 121 होता है 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और 20 का स्क्वायर दैट इज 400, तो और उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 269। x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 269, x4 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 23। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है कि आप 2 इक्वेशन बन गई सॉल्व करने लगे, नहीं, पहले मेरी बात सुनो, चेक करो किनका स्क्वायर करने पे 269 आ रहा है। आप सीधा देखोगे 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 13 का स्क्वायर 169 ऐड करोगे 269 आ जाएगा। और आप कोई भी करो स्क्वायर करने पे 269 नहीं आ रहा है, जैसे 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 ऐड करोगे तो 289 आ जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 ऐड करोगे 617 और 8 9 8 17 1 277 आ जाएगा। फिर 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 ऐड करोगे तो पहला ही 5 आ गया, नहीं आएगा, 4 2 6 और लिख लो 265 आ जाएगा।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और मुझे लगता है कि आप स्टैटिस्टिक्स तभी कर पाएंगे जब पहले तो आप दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्री माइंड से जब आप पेपर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक, ये कुछ थे PYQs जो हमने आज डिस्कस किए। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन जो आप 13th को देने जाएंगे। और ये भी होप कर रहा हूँ कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई होगी। आप एकदम एम टाइम है इसलिए पैनिक भी कर रहे होंगे, थोड़ा डर रहे होंगे, तो डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर गए, इस समय साहस नहीं दिखा पाए, कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए, तो वो जो पेपर वाला टाइम है ना, वो आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है इन सब से। इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक फेमस लाइन भी है और एक फेमस कहावत भी है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, करेज है, तो आप एवरेज आदमी भी हैं ना, तो आप अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी जिसके पास कॉन्फिडेंस और करेज कम है ना, वो हमेशा एवरेज ही रह जाएगा। तो आप एवरेज भी हैं तो गुड, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में सब लोग एवरेज ही रहते हैं, पर थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती हैं, आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकती है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। होप कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, आप देख रहे होंगे इसको और आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा। और आपको जो भी लगता है कि सर आप ये नया करवा सकते हैं, गिव मी योर एडवाइसेस, कुछ आप कह सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, आप अपनी ज़रूरतों के बारे में बता सकते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, राइट। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ मे बी नेक्स्ट 2 days में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you so much.